सोचिए, अगर आज अचानक सूरज निकलना बंद कर दे, अगर धरती एक पल के लिए भी अपनी जगह से हिल जाए, तो सिर्फ शहर नहीं बल्कि पूरा मानव इतिहास मिट जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस धरती पर हम रोज चलते हैं, जिस मिट्टी को हम मामूली समझते हैं, वो असल में कैसे बनी, किन हालातों से गुजरकर यहाँ जीवन संभव हुआ, और क्या ये धरती हमेशा हमारे साथ रहेगी या इसका भी अंत तय है? आज हम कोई कहानी नहीं बल्कि खुद धरती की पूरी जिंदगी सुनने वाले हैं, शुरुआत से लेकर आज तक। जब कोई कहानी इतनी पुरानी हो कि उसके बारे में सोचते ही दिमाग चक्कर खा जाए, तो समझ लो हम बात कर रहे हैं अरबों सालों की। धरती की कहानी एक पल में नहीं बनी, यह एक लंबा, धीरे धीरे बुना गया ताना बाना है। ऊर्जा, गैस, धूल, टकराहट और फिर इंतजार के महीनों, सालों और करोड़ों सालों का खेल। उस खेल की शुरुआत हुई तब जब ब्रह्मांड में फैला हुआ एक बादल, गैस और धूल का घेरा, गुरुत्वाकर्षण के कारण खुद में सिकुड़ने लगा। इस सिकुड़न में केंद्र गर्म हुआ, ऊर्जा बढ़ी और एक चमकदार गोला बना, हमारे सूरज का बीज। सूरज जब जल उठा और उसकी रोशनी फैलने लगी, उसके चारों ओर बचा हुआ कचरा आपस में टकराकर छोटे छोटे पिंड बनता गया। ठीक वैसे ही जैसे नदी के किनारे रेत के छोटे छोटे पर्वत बनते हैं। इन छोटे छोटे पिंडों ने समय के साथ मिलकर बड़ा पिंड बनाया, जो हमारे लिए घर बन गया। पर इस घर की शुरुआत किसी आरामदेह पल से नहीं हुई थी। अगर तुम कल्पना करोगे तो वो दृश्य बहुत क्रूर होगा। धुएं भरा आकाश, उबलता हुआ लावा, जहरीली गैसें और आसमान से गिरती हुई चट्टानें। धरती का पहला चेहरा लालगरम और हिंसक था। यहाँ टिके रहना मतलब खुद को मिट्टी में मिल जाने के बराबर था। पर वही हिंसा और टकराहट धरती को बनाती भी थी, उसकी चट्टानें, उसकी धातुएं, वो सब कुछ जिसकी बनावट में अग्नि और प्रेशर की कहानी छुपी है। धीरे धीरे इस आगयुग के बाद धरती की सतह जमने लगी और आग की परतों के नीचे ठोस चट्टानें बनी। समय के साथ साथ और भी चीजें हुईं, अंतरिक्ष से गिरती हुई उल्काएं, जिन्हें हम आम बोलचाल में आकाशीय पत्थर कहते हैं, उनके साथ कुछ पानी और कार्बनिक अणु भी आए। इस पानी और उन रसायनों ने मिलकर धरती पर समुद्रों की नींव रख दी। यह सोच लेने वाली बात है कि जो पानी आज हमारे नलों से आता है, उसकी एक छोटी सी बूंद कभी किसी उल्कापिंड के साथ आई होगी। समुद्र जब बने तो धरती का चेहरा बदल गया। वह गहरी नीली हो उठा और समुद्र की तह में रासायनिक प्रयोगशाला चलने लगी। उन प्रयोगशालाओं में अनगिनत अणु आपस में मिलते रहे और कुछ ने वो गुण सीख लिया जो जीने के लिए जरूरी था, आत्म प्रतिकृति। यही मूल जीव की शुरुआत थी। प्रकृति ने धीरज दिखाया। छोटे छोटे सूक्ष्म जीव समुद्र में फैले और अरबों सालों में जब उनकी संख्या और विविधता बढ़ी तो सिस्टम जटिल हुआ। कुछ जीव सूर्य की रोशनी का उपयोग करके ऊर्जा बनाना सीख गए, यानी फोटोसिंथेसिस। इस प्रक्रिया ने वातावरण के गैसों में बदलाव ला दिया और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी। ऑक्सीजन के बढ़ने से कई पुराने जीव खत्म हुए, लेकिन जो बचे उन्होंने नए तरीके से जीवन जीना सीखा। धीरे धीरे टेक्सचर बदल गया, समुद्र के सतह पर आकार बदलने लगे, समुद्र की गहराइयों में नयापन उभरा और धरती पर जीवन की एक नई उम्मीद जगी। समय के जिस पड़ाव पर जिंदगी पानी से बाहर आने लगी, वही धरती का असली परिवर्तन था। पहले हल्के फुल्के पौधे दिखाई देने लगे, फिर छोटे छोटे कीड़े और बाद में बड़े जीव। पेड़ और पौधे हवा में ऑक्सीजन छोड़ते गए और इस ऑक्सीजन की भरमार ने ऐसे जीवों को जन्म दिया जो जटिल तंत्रों के साथ काम कर सकते थे। धरती हरी हो उठी, उसका चेहरा बदल गया। यह परिवर्तन किसी एक दिन का चमत्कार नहीं था, यह करोड़ों सालों की बीमारियों, विजयों और हारों का परिणाम था। फिर धरती ने डायनासोरों से भरा एक युग देखा। ये दिग्गज सिर्फ बड़े नहीं थे, वे एक तरह की पारिस्थितिकी व्यवस्था के कर्णधार थे। उनकी मौजूदगी ने जंगलों और जीवों के व्यवहार को परिभाषित किया। पर ब्रह्मांड के नियमों में स्थायित्व नहीं था। एक दिन एक बहुत बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया। धूल, आग और धुंध ने सूरज की रोशनी को रोक दिया। तापमान गिरा, पौधे मुरझा गए और डायनासोरों की दुनिया खत्म हो गई। यह एक दिन का साम्राज्यांत था जिसने धरती का इतिहास बदल दिया। उस टकराव के बाद धरती फिर से बसी, पर डायस्मल छोटे स्तनधारी उभरे जो धीरे धीरे बड़े हुए और अनुकूलित हुए। उनमें से कुछ ने बुद्धि का गुण विकसित किया, जिज्ञासा, भाषा,
उपकरण बनाना और सामाजिक संगठन। इंसान आया और उसने अपनी बुद्धि के सहारे धरती के संसाधनों का बड़े पैमाने पर प्रयोग शुरू कर दिया। नदी किनारे उपजाऊ धरती पर बस्तियां बसीं, खेती की तकनीकें विकसित हुईं और सभ्यताएं उभरीं। मनुष्य ने पत्थर को काटा, धातु को पिघलाया और आग को नियंत्रित करके अपनी दुनिया बनाई। मनुष्य की यह कहानी प्रगति की रही है, पर इस प्रगति की कीमत भी भारी रही है। जंगल काटे गए, जानवरों को शिकार में कम किया गया, नदियां बांधी गई और जमीन का उपयोग बदल गया। औद्योगिक युग ने तो मानव गति को और बढ़ा दिया। कोयला, तेल और गैस ने ऊर्जा दी, पर उनके धुएं और उत्सर्जनों ने हवा और जल का संतुलन बिगाड़ा। ग्लास हाउस गैसों की बढ़ती मात्रा ने धरती के ऊष्मीय संतुलन को हिलाकर रख दिया। यह वह मुद्दा है जिससे आज की धरती जूझ रही है। जलवायु परिवर्तन, समुद्र स्तर में वृद्धि और चरम मौसम की घटनाओं का बढ़ना। पर धरती का इतिहास सिर्फ विनाश की कड़ियां नहीं बताता, यह आश्चर्य और अनुकूलन की भी कहानी है। हर घटना के बाद प्रकृति ने नया रूप लिया। जब ग्लेशियर बढ़े और बर्फ ने महासागरों के बड़े हिस्से को ढाक लिया, तब भी माइक्रोब्स और सूक्ष्म जीवों ने अपने छोटे छोटे कोशों में जिंदा रहना सीखा। जब तापमान बदलता तो समुद्री धाराएं अपने रास्ते बदलती और जीवन उन धाराओं के साथ तालमेल बिठाता। धरती का यह अनूठा गुण है, वह बदलकर जीना जानती है। आज जब हम धरती की समस्या की बात करते हैं, तो यह केवल वैज्ञानिक शब्दों तक सीमित नहीं है, यह असल लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालता है। किसी तटीय गांव में रहने वाले मछुआरे का परिवार अब पुराने नंबर की मछलियां नहीं पकड़ पा रहा। समुद्र का पानी घर के पास आ रहा है, उसकी खेतों की मिट्टी नमकीन हो रही है। किसी पहाड़ी क्षेत्र में किसान की बरसातें अब समय पर नहीं आती, उसकी फसलें बर्बाद होती है और उसे अपनी जमीन छोड़नी पड़ सकती है। यह सिर्फ सांख्यिकीय बदलाव नहीं, यह मानव जीवन की कहानियां है। धरती का एक और बड़ा संकट है बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता का टूटना। पृथ्वी पर जिन हजारों प्रजातियों ने एक जटिल जाल बना रखा है, उनमें से कई आज खतरे में है। पेड़ पौधों की कटाई, रासायनिक खेती, औद्योगिक प्रदूषण और तटीय क्षेत्रों की असनियमित चमक ने इन प्रजातियों की जगह कम कर दी है। जब एक प्रजाति खोती है, तो वह खाद्य श्रृंखला का एक हिस्सा ले जाती है और उससे जुड़ी पूरी प्रणाली असंतुलित हो सकती है। कई बार ऐसी छोटी छोटी श्रृंखलाएं मिलकर बड़े बदलाव ला देती है। एक कीट का घट जाना फसल के उत्पादन को प्रभावित करता है, फल फूल का घट जाना मधुमक्खियों के काम को प्रभावित करता है और अंततः इंसानी आहार टूट सकता है। लेकिन यह पूरा परिदृश्य निराशाजनक नहीं है। आज दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने मिलकर, वैज्ञानिकों ने मिलकर और नीति निर्णायकों ने मिलकर समाधान निकाले। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति हुई है, सौर पैनल का दाम घटा है, पवन चक्कियों की क्षमता बढ़ी है और बैटरी तकनीक बेहतर हुई है। कृषि में प्रिसिजन फार्मिंग, ड्रिप इरिगेशन और ड्राउट रेजिस्टेंट फसलों ने उन क्षेत्रों की मदद की है जहां पहले फसलों का भविष्य असमंजस था। कुछ देशों ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए बड़े कार्यक्रम चलाए और कड़ी नीतियां लागू की। शहरों ने स्मार्ट प्लानिंग शुरू की, हरित स्थान बढ़ाए, सार्वजनिक परिवहन को सुधारा और प्लास्टिक के उपयोग को घटाने की पहल की। इन तकनीकों के बावजूद सबसे बड़ा परिवर्तन तब आएगा जब सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव होंगे। हमारी जीवनशैली का एक बड़ा हिस्सा उपभोग पर टिका हुआ है, तेजी से खरीदना और जल्दी फेंकना। अगर हम अपने व्यवहार को थोड़ा बदलें, वस्त्रों और इलेक्ट्रॉनिक्स को लंबे समय तक इस्तेमाल करें, लोकल उत्पादों को प्रोत्साहित करें और ऊर्जा की बचत पर ध्यान दें, तो अकेले यह छोटे कदम भी बड़े स्तर पर फर्क डाल सकते हैं। शिक्षा, सूचना और समुदाय आधारित परियोजनाएं छोटी छोटी आदतों को बदलने में सबसे मजबूत हथियार है। अब मैं थोड़ा विज्ञान की गहराई में जाता हूं ताकि समझना आसान हो। पृथ्वी का तापमान बढ़ना सिर्फ इसलिए खतरनाक नहीं है क्योंकि दिन गर्म हो जाएंगे, यह इसलिए खतरनाक है क्योंकि यह पूरे पर्यावरणीय चक्र को बदल देता है। बरसातों के पैटर्न बदलते हैं, कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होती है और कुछ जगहों पर सूखा होता है। जमीन के अंदर की नमी घटती है, जमीन कमजोर होती है और कुछ स्थानों पर खाद्य उत्पादन गिरने लगता है। समुद्री धाराओं के बदलने से तटीय देशों के मौसम पर असर पड़ता है। ग्लेशियर्स के पिघलने से नदी नालों का पानी असमय बढ़ता और फिर सूख जाता है।
इसका प्रभाव इरिगेशन पर सीधे पड़ता है। यह समझना जरूरी है कि ये सब बदलाव अचानक नहीं आते, वे धीरे धीरे जमा होते हैं और फिर एक क्षण में दिखाई देते हैं। जैसे नौका पर लगातार पानी आना धीरे धीरे नौका को डुबो देता है, वैसे ही छोटे छोटे परिवर्तन एक साथ आकर बड़ा संकट खड़ा कर देते हैं। इसलिए विज्ञान कहता है कि समय पर कार्रवाई करने से हम इन प्रभावों को नियंत्रित कर सकते हैं। मिटिगेशन यानी उत्सर्जन घटाना, एडेप्टेशन यानी बदले हालात के साथ जीने के तरीकों को अपनाना, और रेजिलियंस यानी समुदायों की मजबूती बढ़ाना, ये तीनों रास्ते हमें साथ लेकर चलने होंगे। इंसान ने हमेशा चुनौतियों का सामना किया है और कई बार सबसे अटूट संकटों से भी उभर कर निकला है। प्लेग, युद्ध और आर्थिक मंदी, हर बार इंसान ने सीख ली और आगे बढ़ा। पर आज परिस्थिति ऐसी है कि यह चुनौती वैश्विक है और इसका असर आसमान है। अमीर देशों के पास संसाधन है, जबकि गरीब देशों के लोग सबसे अधिक प्रभावित होंगे। इसलिए हल निकलना है तंत्रवार और न्यायपूर्ण तरीके से। टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान, वित्तीय मदद और ज्ञान का साझा होना अनिवार्य है। अब कुछ भविष्य के परिदृश्य पर बात करते हैं। अगर हम उत्सर्जन को बहुत तेजी से घटा दें, तो संभव है कि आने वाले कुछ दशकों में हम तापमान वृद्धि को सीमित कर सके और समुद्र स्तर के बढ़ने को धीमा कर सकें। दूसरी तरफ अगर वर्तमान रुख बना रहा तो भविष्य में तटीय शहरों का कुछ हिस्सा डूब सकता है, खेती अस्थिर हो सकती है और बड़े पैमाने पर माइग्रेशन की स्थितियां पैदा हो सकती है। पर यह पूरी तरह तय नहीं है। भविष्य में कई जटिल विकल्प है और मानव समाज के निर्णायक फैसलों पर निर्भर है। अंततः यह कहानी ज्ञान की, जागरूकता की और जिम्मेदारी की है। धरती ने हमें वह सब दिया जो जीवन के लिए जरूरी था, पानी, हवा, खाद्य चक्र और सांस, और अब समय है कि हम जवाब दें। इतिहास की किताबों में कई बार लिखा है कि जो अपने पर्यावरण से जुड़कर चला वही जिंदा रहा। आज यही नियम हमारे सामने है। यदि हम अपने तरीके बदलें, नीतियों को सख्ती से लागू करें और टेक्नोलॉजी के साथ नैतिकता जोड़ें, तो हम न केवल अपनी नस्ल की बचे रहने की गारंटी बढ़ा सकते हैं, बल्कि धरती को भी एक बेहतर घर बना सकते हैं अगली पीढ़ियों के लिए।